हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे अवतल दर्पण में बने विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन, साथ ही उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। जिस प्रकार से हम अवतल दर्पण में प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अंतर होगा। जैसे हम अवतल दर्पण में प्रकाश के प्रवर्तन के समय पहला पॉइंट हम क्या पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जो होते हैं वह मुख्य फोकस से चली जाती है। उत्तल दर्पण में कैसे पढ़ेंगे? जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जो होते हैं वह मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है या प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में दूसरा पॉइंट में क्या पढ़े थे? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। उत्तल दर्पण में कैसे पढ़ेंगे? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। अवतल दर्पण में तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे? जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें उसी पथ में लौट जाती है। उत्तल दर्पण में कैसे पढ़ेंगे? जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें उसी पथ में लौट जाती है। चौथा पॉइंट में अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे? जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के साथ थीटा से आती है तो परावर्तन के बाद ध्रुव से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के साथ उतना ही एंगल से परावर्तित हो जाती है। सेम यही अवतल दर्पण में होगा। पांचवें में क्या पढ़े थे? जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के संपाती आती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के संपाती लौट जाती है। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलते हैं उत्तल दर्पण प्रकाश के प्रवर्तन को देखते हैं। तो पहला किरण कौन सा लेंगे? जो वैसी किरण लेंगे जो प्रधान अक्ष के समांतर आती हो। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। नाम दे देते हैं एम डैश। इस उत्तल दर्पण का ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये कैपिटल सी यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के पीछे होता है, लेकिन अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है। किरण किस प्रकार लेना है? तो प्रधान अक्ष के समांतर लेना है। एक किरण ले लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक, तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें होंगे वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब इस प्रकार से हम इसे दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत हो रही है, इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम नीचे एक किरण लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें क्या होगी? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी इस प्रकार से। तो ये था जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तब। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दो वो लिखा गया होती है ना, जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है उस समय तो सबसे पहले तो एक उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं। नाम दे देते हैं एम डैश।
इसका ये एक प्रधान अक्ष हो गया, जिसका इस दर्पण का ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र कैपिटल C हो गया। किस प्रकार की किरणें लेना है? तो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आती हुई प्रतीत हो रही है। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण टेढ़ा हो गया ना। परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। हम समांतर भी दर्शा सकते हैं। एक नीचे ले लेते हैं, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ये परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। इस प्रकार से घटना घटता है कब? जब मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत होती है तब। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा वैसी किरण हम लेते हैं जो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। सबसे पहले क्या लेंगे? तो आप उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे। इसका ये प्रधान अक्ष हो गया, ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। किस प्रकार के किरणें लेने हैं हमको? तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होनी चाहिए, या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। इस प्रकार से वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ठीक, नीचे एक ले लेते हैं। इस प्रकार से वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएंगे। लिखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। चौथा, इस प्रकार किरणें लेंगे जो प्रधान अक्ष के साथ थीटा बनाते हुए आकर के ध्रुव पर टकराती है, तो परावर्तन के बाद थीटा प्रधान अक्ष के साथ थीटा बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लेंगे, एक उत्तल दर्पण, नाम दे देते हैं एम डैश, एम डैश। ये प्रधान अक्ष हो गया, ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस F हो गया और वक्रता केंद्र कैपिटल C हो गया। कहता है आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के साथ थीटा के साथ आती है, यानी किसी एंगल के साथ आती है। तो मान लेते हैं कि आपतित किरण है जो थीटा एंगल के साथ ध्रुव पर आके टकरा रही है, तो परिवर्तन के बाद ये जो परिवर्तित किरणें होंगे ये थीटा के साथ क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर प्रधान अक्ष से जितनी कोण से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें प्रधान अक्ष से उतनी ही कोण से परावर्तित हो जाती है। पांचवा पॉइंट में प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के संपाती लेना है, प्रधान अक्ष के संपाती लेना है। सबसे पहले उत्तल दर्पण, नाम देते हैं एम डैश। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। प्रधान अक्ष के संपाती लेना है। इस प्रकार से जा रही है प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें इसी प्रधान अक्ष के संपाती वापस लौट जाएगी। ये था उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब।
उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि अवतल दर्पण में हम किस प्रकार से प्रतिबिंब पढ़े थे। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, इसको पढ़ने से पहले जब हम अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह निर्भर करता है कि आप वस्तु को कहां रखते हैं। तो अवतल दर्पण में वस्तु रखने के लिए हमें 7 विकल्प प्राप्त हुए थे। जैसे में देखिए यहां पे मान लेते हैं कि ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, एम डैश। ये इसका प्रधान अक्ष है, कैपिटल पी, एफ, सी। अब आप ये बताइए कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को किधर रखेंगे? दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे? तो दर्पण के सामने रखेंगे, यानी प्रवर्तक सतह के सामने रखेंगे। इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, प्रवर्तक सतह के सामने रखना पड़ेगा, प्रवर्तक सतह के सामने। तो प्रवर्तक सतह के सामने हम कहां कहां वस्तु रख सकते हैं? ऐसे कितने विकल्प है हमारे पास? तो अवतल दर्पण में 7 विकल्प पता किए थे। पहला, वस्तु को हम ध्रुव पर भी रख सकते हैं, वस्तु को हम एफ और पी के बीच रख सकते हैं कहीं पे, वस्तु को हम एफ पे रख सकते हैं, वस्तु को हम सी एफ के बीच कहीं पे रख सकते हैं, वस्तु को सी पर रख सकते हैं, वस्तु को अनंत और सी के बीच कहीं पे रख सकते हैं, अनंत और सी के बीच कहीं पे रख सकते हैं। और 7वां विकल्प जो था मेरे पास वह वस्तु का हम अनंत पे रख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में 7 विकल्प है, अवतल दर्पण में 7 विकल्प। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, एक ले लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण नाम देते हैं एम डैश। ये ध्रुव हो गया, ये मुख फोकस हो गया, ये कैपिटल सी हो गया। अभी हम क्या बताए थे कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं तो वस्तु को प्रवर्तक सतह के सामने रखना पड़ेगा। तो इस दर्पण में ये बताइए प्रवर्तक सतह इधर है या इधर है? इधर है प्रवर्तक सतह, तो वस्तु को उधर रखेंगे? नहीं रखेंगे, तो इधर रखेंगे। तो इधर हमारे पास कितने विकल्प है जहां पे हम वस्तु रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला विकल्प है कि हम वस्तु को ध्रुव पर रख दें। मेरे पास पहला विकल्प मिल रहा है कि वस्तु को कहां रख दें? ध्रुव पर रख दे। दूसरा विकल्प मेरे पास है कि ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पे रख दे, मेरे पास तीसरा विकल्प है कि हम वस्तु को अनंत पे रख दें। हम तीसरा विकल्प क्या है कि वस्तु को अनंत पर रख दें। तो मेरे पास कितने विकल्प मिल गए उत्तल दर्पण में वस्तु रखने के लिए? 3 विकल्प, इसके अलावा कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। पहला विकल्प है वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे, दूसरा विकल्प है कि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे कहीं पे, तीसरा विकल्प मेरे पास है कि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो मेरे पास 3 विकल्प हो गए। अब यही 3 विकल्प के आधार पर हम प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। तो पहला विकल्प कौन सा है? वस्तु को हम ध्रुव पर रख सकते हैं, यानी जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो। पहला, जब वस्तु को ध्रुव P पर रखा जाए तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण लेंगे, इस प्रकार से उत्तल दर्पण लेंगे।
एम, एम डैश, पी, कैपिटल एफ, कैपिटल सी। जब वस्तु कहाँ रखा जाए, ध्रुव पर रखा जाए। ध्रुव पर वस्तु को रखना थोड़ा सा कठिन लगता है, इसीलिए लिख देते हैं वस्तु, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। ठीक, इसका फिगर बनाना कठिन है, इसीलिए हम वस्तु के यहाँ पे ये समझिए कि वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु ध्रुव पर रखा जाता है तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बन जाता है, ध्रुव पर ही बन जाता है। वस्तु आभासी होगा या वास्तविक होगा, तो वस्तु प्रतिबिंब आभासी हो या वास्तविक होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वस्तु के सीधा होता है। अच्छा, इसका साइज, इस समय साइज क्या होगा प्रतिबिंब का, तो वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, प्रतिबिंब इस कंडीशन में प्रतिबिंब ध्रुव P पर ही बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब आभासी या इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक तथा वस्तु के सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये था जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तब। अब चलते हैं जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो। अगला पॉइंट है, जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे। जब वस्तु को ध्रुव P तथा अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे। एक उत्तल दर्पण लेंगे, नाम देते हैं एम एम डैश, एम एम डैश। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया और वक्रता केंद्र कैपिटल C हो गया। वस्तु को कहां रखना है, तो वस्तु को रखना है अनंत और P के बीच कहीं पे। तो लीजिए हम वस्तु को इस प्रकार से हम रख देते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं अनंत और P के बीच में। अब यहां से एक किरण इस प्रकार लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। अब जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, परिवर्तन के बाद जाती हुई प्रतीत होती है। तो किस प्रकार जाएगी, इस प्रकार जाती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा किरण इस प्रकार लेंगे कि मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो, सॉरी वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो, वक्रता केंद्र पे।
तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें क्या हो जाएंगे, उसी पथ पे लौट जाएंगे, उसी पथ पे लौट जाएंगे। तो कहां पे कट रही है, तो यहाँ पे कटती हुई मालूम हो रही है, तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु नाम दे देते हैं, वस्तु का ए बी, प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वस्तु को P और अनंत के बीच कहीं पे भी रखिए, कहीं पे भी आप रखिए, प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो P और F के बीच ही बनेगा, P और F के बीच ही बनेगा। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहे हैं, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे है। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वह काल्पनिक या आभासी होता है, काल्पनिक या आभासी होता है, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी होता है वस्तु के सीधा होता है, लग भी रहा है वस्तु के सीधा है ना। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा छोटा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसे हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब इस कंडीशन में प्रतिबिंब P यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस F के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक या इसी का नाम है आभासी तथा वस्तु के सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ये था जब वस्तु को अनंत और P के बीच रखते हैं तब। अब जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेंगे। तो तीसरा पॉइंट होगा जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो। तीसरा पॉइंट, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेंगे। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण, नाम देते हैं एम डैश, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, P ध्रुव, F मुख्य फोकस, थोड़ा सा दूर लेते हैं, F मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में हम क्या पढ़ाए थे कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है तो प्रकाश की किरणें समांतर आती है। तो हम वैसे प्रकाश की किरणें लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही हो। अब जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें होते हैं मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है कि नहीं होती है। इस प्रकार से हम एक ले लेते हैं आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें होंगे वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत
होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से। इस प्रकार से एक और किरण ले लेते हैं। इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होगी। नीचे ले लेते हैं। इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होगी। एक और ले लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि जब अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो वहां से प्रकाश की किरणें जब आती है तो मुख्य फोकस से जाते हुए मालूम होती है। इसका मतलब है कि मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। और ये दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे बन रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी होगा या काल्पनिक होगा। अब जो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा वह वस्तु के सीधा होगा, वस्तु के सीधा होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस समय प्रतिबिंब का जो आकार होता है, साइज होता है, वह वस्तु के साइज से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो तीनों पॉइंट को हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब F पर बनेगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब F पर बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक या आभासी तथा वस्तु के सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। ये था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। इसी के आधार पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को भरते हैं। आप आसानी से भर लेंगे, यही चीज लिखेंगे जो हम बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों को आप समझ रहे होंगे। एक बॉक्स हम बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति जिस प्रकार से हम अवतल दर्पण में भरे थे बॉक्स को, उसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में भरेंगे। वस्तु की स्थिति। दूसरा में लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा हम लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रतिबिंब की प्रकृति में दो चीज हम देखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति में दो चीज देखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी या काल्पनिक, है ना। एक क्या देखेंगे, सीधा है वस्तु के या उल्टा है, या उल्टा है। ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखेंगे प्रतिबिंब
प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार, या तो केवल आकार लिखते हैं, आकार। इसमें क्या देखेंगे, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, या हम बराबर लिख सकते हैं ना, बड़ा है, छोटा है या बराबर है। इस प्रकार से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। आप अच्छे से बनाएंगे। इस प्रकार से एक बॉक्स हम बना लेते हैं। वस्तु की स्थिति, तो उत्तल दर्पण में वस्तु रखने के कितने विकल्प मिले थे? 3 विकल्प। पहला विकल्प था कि वस्तु को जब P पर रखा जाए, यानी ध्रुव P पर वस्तु को रखते हैं, तो इस समय जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा? तो इस समय प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ध्रुव पर बनेगा, ध्रुव P पर ही बनेगा। इस समय वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो आभासी होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। अब जो प्रतिबिंब आभासी होता है वस्तु के सीधा होता है, इसका मतलब सीधा हो जाएगा। इस समय प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार से छोटा होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है? तो बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार। ये हो गया पहला। दूसरा विकल्प मेरे पास क्या था? वस्तु को P तथा अनंत के बीच रखा जाए। P तथा अनंत के बीच, वस्तु की स्थिति P तथा अनंत के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच बनेगा। P तथा F के बीच बनेगा। इस समय प्रतिबिंब वही होगा, आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वह सीधा होता है, सीधा होता है। इस समय प्रतिबिंब की जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार से छोटा होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा। अब बच गया जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता हो, तो वस्तु कहां हो? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो F पर बनेगा, F पर बनेगा। वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो आभासी होगा, आभासी होगा। सीधा होगा या उल्टा होगा? तो जो प्रतिबिंब आभासी होता है वह वस्तु के क्या होता है? सीधा होता है। इस समय वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। उम्मीद करता हूं कि बॉक्स को आप आसानी से भर लिए होंगे। इस बॉक्स में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है हमेशा आभासी बन रहे हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे ही हमेशा प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब हमेशा आभासी बन रहे हैं, हमेशा आभासी। जो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, स्वाभाविक है कि नहीं? यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी बनता है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो नोट में करके इसे लिख सकते हैं आप, नोट में करके लिख लीजिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा वस्तु के
सीधा बनता है, वस्तु के सीधा बनता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना भी चीज हम आज पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।